मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मार्च 2026 मेष राशि मेष लगन। मेष राशि के जो जातक हैं, पहले मैं ये बता दूं कि एक राशि में 65-66 करोड़ लोग आते हैं, तो सभी के ऊपर एक ही बात लागू नहीं होती है। अलग अलग कुंडली होती है, अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग लग्न होते हैं। ये चंद्र राशि पर आधारित मेष राशि की कुंडली है। इसका विश्लेषण मार्च का महीना क्या कहता है आपके लिए, कुछ समस्याएं लेकर आएगा, क्या समस्याएं आएंगी, उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को मार्च का महीना कैसा निकलने वाला है। 4 अशुभ योग बन रहे हैं। सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा है, फिर पितृदोष बनेगा, मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। इस प्रकार से 4 योग, 3 योग जो है अशुभ योग बन रहे हैं। थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आइए चलते हैं विषय पर। एक एक ग्रह की बात करूंगा और एक एक ग्रह की बात करूंगा, और जो अशुभ योग बन रहे हैं उसके लिए क्या किया जाए इसकी भी बात करूंगा। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अभी वर्तमान में कुंभ राशि में है। 14 मार्च तक ये कुंभ राशि में रहेंगे और 14 मार्च के बाद मीन राशि में चले जाएंगे। ये पहला सूर्य है। सूर्य के बाद मंगल अभी 23 फरवरी तक दशम भाव में मकर राशि में, और 23 फरवरी के बाद मंगल भी सूर्य के साथ आ जाएंगे और ये पूरे महीने रहेंगे 2 अप्रैल तक। माने पूरा मार्च का महीना पूरा रहेगा। 38 दिन 39 दिन का गोचर हो गई है। बुध की बात करते हैं। बुध अभी बकरी अवस्था में थे, अब 19 तारीख से ये मार्गी हो जाएंगे। राहु लंबे समय से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। 18 मई 2025 से 18 महीने का गोचर होता है। लगभग 4-5 दिसंबर तक इनका गोचर होगा। अब यहाँ पर सूर्य और राहु ये ग्रहण योग बना रहे हैं, और मंगल और राहु ये अंगारक योग बना रहे हैं। अभी एकादश भाव में कुंभ राशि में ये 2 अशुभ योग बन रहे हैं। अब ये दोनों अशुभ योग, अब एकादश भाव जो होता है हमारी आय का भाव होता है, इच्छाओं का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो जब आय भाव में ग्रहण योग बन जाएगा, अंगारक योग बनेगा, तो पैसे को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ी कमी हो सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि सूर्य और मंगल दोनों जो हैं ये अग्नि तत्व ग्रह हैं और एक साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा जो तरीका होता है हनुमान चालीसा। मेष राशि के जो जातक हैं, तो मेष राशि के स्वामी भी मंगल है, और मंगल यदि एकादश भाव में बैठ करके पीड़ित हो रहे हैं राहु के साथ, तो ऐसी स्थिति में मेष राशि के जो जातक हैं कम से कम 40 दिन का पाठ, प्रतिदिन एक पाठ सायंकाल या 10 बजे के पहले इसे कर लेना चाहिए। इससे अनिष्टता कम होती है, शांति मिलेगी। मंगल की बात, मंगल यहां पर पूरे महीने गोचर करेंगे। बुध भी अभी गोचर कर रहे हैं। राहु यहां पर मैं आपको बता ही दिया। और 14 मार्च के बाद सूर्यदेव का फिर राशि परिवर्तन होगा, तो सूर्यदेव चले आएंगे द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव जो होता है ये अशुभ भाव होता है। 6, 8, 12 अशुभ भाव होता है। अब यहां पर सूर्यदेव जब गोचर करेंगे तो शनि महाराज पहले से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में। मीन राशि के ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो
तो सूर्य और शनि बैठ करके यहां पर पितृ दोष, अंधकारक दोष बना देंगे। अनायास खर्च, दाहिनी आंख में समस्या, हड्डियों में समस्या, मानसिक तनाव, बालों का झड़ना, इस प्रकार की समस्या जो है आ सकती है। अपव्यय, जहां खर्च नहीं होना चाहिए वहां पर व्यय हो रहा है, अनायास खर्चा सामने दिखेगा। शनि महाराज तो पहले से खर्च बढ़ाए हुए हैं और अब सूर्यदेव भी बैठ करके, सूर्य शनि की युति, पिता और पुत्र की युति जो है ये अशुभ भाव में अशुभ फल देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भी सूर्यदेव को शांत करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप, सूर्य को जल अर्घ्य देना चालू करें 21 दिन तक लगातार, इससे भी अनुकूलता प्राप्त होगी। और अब यहां पर एक विशेष, गुरु तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो होता है हमारा परिश्रम का होता है, मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है, इसे अशुभ भाव मानते हैं। लेकिन नेम एंड फ्रेम का भी भाव होता है, इससे लोगों का नाम जो है फैलता है, अच्छे लोगों में गिनती आती है, एक अच्छी पहचान बनती है। तो गुरु यहां पर मेष राशि के जो जातक हैं, गुरु यहां पर अभी कर ही रहे हैं। 14 मई 2025 के पश्चात इनका गोचर शुरू हुआ है, तो ये अभी कर ही रहे हैं। नेम एंड फ्रेम की प्राप्ति होगी। 9 के 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रह कुछ ना कुछ अपना योगदान जो है देते हैं, कुछ कष्ट देते हैं तो कुछ बैलेंस करते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर 1 मार्च की रात्रि को ये भी यहीं पर आ जाएंगे, द्वादश भाव में, मीन राशि में। और यहाँ पर आने से शुक्र ये 25 मार्च तक रहेंगे। शुक्र द्वादश भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं, संपन्नता देते हैं, ऐश्वर्या देते हैं। तो 12वें भाव में शुक्र का जो गोचर होता है ये उत्तम होता है। अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों के समानांतर देखें तो पूरे ग्रह एक तरफ हैं और बाकी ग्रह एक तरफ हैं। अब जन्म कुंडली में हमको क्या देखना है कि राहु के साथ तो 3 ग्रह ये बैठे हुए हैं, राहु को लेकर के 4। अब ये 4 ग्रहों में अगर सूर्य, मंगल, बुध, इन 3 ग्रहों की डिग्री राहु से ज्यादा है तो काल सर्प दोष, घातक काल सर्प दोष जो बन रहा है इसमें कमी आएगी। समस्या तो आएगी लेकिन कमी आएगी। तो ये काल सर्प दोष भी बन रहा है, ये स्थिति है। अब इसे हम जन्म कुंडली से भी मिलान कर सकते हैं। और यहां पर छोटी छोटी जानकारी जो है इसी प्रकार से मिलती रहती है। अब 65-66 करोड़ लोग जो हैं एक राशि में आते हैं। 12 लग्न, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक 12 लग्नों में 12 राशियां होती हैं। और वो राशि किस भाव में, किस लग्न की कुंडली है और किस भाव में बैठी है, उसके अनुसार भी परिवर्तन हो जाता है, विश्लेषण का परिवर्तन हो जाता है। तो उनमें से जो भी लोग, जो भी जातक मेष राशि के हैं, तो कुछ को अच्छे परिणाम मिलेंगे तो कुछ को खराब परिणाम मिलेंगे। अब यहां पर हम देखें तो सूर्य, मंगल और राहु एकादश भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन योग बन जाने के कारण उन सुखों में कमी आ जाएगी, समस्याएं आएंगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका जो मैंने बताया है आपको, हनुमान चालीसा का 40 दिन का पाठ प्रतिदिन सुबह 10 के पहले या शाम 7 बजे से 9 बजे 10 बजे के अंदर एक पाठ अवश्य करें, आप रिजल्ट खुद देखेंगे। और मित्रों एक चीज बता दूं कि जन्म कुंडली देखते समय हमें सिर्फ चंद्र कुंडली देख करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्न कुंडली भी हमारी होती है। लग्न कुंडली में जन्म के समय ही लग्न कुंडली निर्मित हो जाती है और जन्म से लेकर के अंतिम समय तक जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। उसका प्रभाव जो होता है जीवन में, वो
स्थायी रूप से होता है और चंद्र कुंडली पर आधारित जो विश्लेषण होते हैं, ग्रहों का जो गोचर होता है, ये अस्थायी रूप से होता है। जैसे मंगल 38-40 दिन ही अपना प्रभाव दिखाएंगे, सूर्य 1 महीना, शुक्र जो है 24-25 दिन, इस प्रकार से इनका गोचर होता है। तो उन भावों में गोचर करते करते वो अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं और शुभ अशुभ फल प्रदान करते रहते हैं। तो मुख्य रूप से हमें अपनी जन्म कुंडली पर जरूर ध्यान देना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं सर्वाष्टक और सारणी में। तो सर्वाष्टक और सारणी में जैसे मैंने आपसे यहाँ कहा कि ये योग बना हुआ है, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। अब इन्हीं चारों ग्रहों को अगर हम एकादश भाव में बैठा दें, तो यहाँ हमको बिंदु, इसके लिए मैं बहुत कई वीडियो बनाया हूँ, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, पूरा विवरण मिल जाएगा आपको। तो एकादश भाव में हमको बिंदु कितने प्राप्त हो रहे हैं, मान लीजिए वहाँ 24 से कम बिंदु आ रहे हैं, 22, 23, 18। अब सबकी कुंडली तो अलग अलग है, तो समस्याएं आएंगी। 24 से 28 अगर है तो सामान्य बात है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। और 28 से अगर ऊपर है, यहाँ पर कोई भी ग्रहण योग, अंगारक योग, कोई भी पितृदोष, कुछ भी नहीं बनेगा। ये सबके सब ग्रह जो हैं, चारों के चारों ग्रह, यहाँ पर भाव का बल प्राप्त होने से, यहाँ जैसे 36 लिखा हुआ है, किसी के कुंडली में 28 होगा, 30 होगा, 32 होगा। आप एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में जाकर के सर्च करेंगे, आपको ये अष्टक सारणी प्राप्त हो जाएगी। उसमें आप देखिए कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। अगर 28 से ज़्यादा बिंदु प्राप्त हो रहे हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई शुभ या अशुभ योग नहीं बनता है। जो भी ग्रह यहाँ गोचर कर रहे हैं, अच्छे बिंदु लेकर उसी भाव में अगर गोचर हो रहा है तो वो अच्छे परिणाम देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 65-66 करोड़ लोग जो एक राशि में आते हैं, सबका समय एक जैसे नहीं होता है। यहीं पर आकर के हम पूरा निर्णय जो है प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला और प्रदेश, देश लिख करके मैसेज करें। और जैसे ही आपका नंबर आता है, समय मिलता है, मैं आपसे स्वयं कांटेक्ट करूंगा, आपको कॉल बैक करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए कि जो भी वीडियो डाले जाते हैं वो आप तक सीधे पहुंच जाए। ऐसी स्थिति, कभी कभी अच्छे योग बनते हैं तो कभी बुरे योग बनते हैं, सभी का निदान होता है, समय आता है और चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।